ओके। आज चैप्टर वही है साइड अपना, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। और इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर के अंदर हमने किया था पहले, जो कल परसों किया था, सर्वाधिक मत वाले की विजय के चुनाव के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसकी बात कर रहे थे बेटा। और चुनाव के तरीके हमने दो बताए। एक तो हो गया सर्वाधिक मत वाले की विजय, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, निर्वाचन क्षेत्र से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विजयी डिक्लेयर हो जाता है, उसको विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं। वो सिस्टम तो आप अच्छे से जानते ही हो, उसके बारे में तो कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके देश के अंदर जो लोकसभा के चुनाव है या स्टेट असेंबली के चुनाव या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव में यही सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं। सिर्फ हो सकता है नाम ना पता हो आपको, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में एफपीटीपी सिस्टम बोलते हैं, और हिंदी में सर्वाधिक मत वाले की विजय। हिंदी में तो खुद ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विजयी घोषित हो जाएगा। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ सर। हाँ, आज हम बात करेंगे पीआर सिस्टम बोलते हैं जिसको, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हिंदी में इसका नाम थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप इस सिस्टम को जानते जरूर हो, इतना मुझे पता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बोल पाएंगे। और है क्या ये भी अभी हम आपको बता देते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस सिस्टम को अगर हम सिंपल न समझाएं तो देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के प्रपोर्शन टू द वोट, यानी कि जितने प्रपोर्शन वोट जितने कैंडिडेट को मिला उस हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए। इतना ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और बेटर आपको समझ में आएगा। अब पहले तो ये जान लेते हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अलग अलग, इसके थोड़ा बहुत इसका चेंजेस है। भारत में पीआर सिस्टम थोड़ा सा हल्का और क्रिटिकल है। आज हम पहले बात करते हैं इजराइल और नीदरलैंड में किस तरह का है। ठीक है ना, दोनों अलग देश हैं। एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, नीदरलैंड आपके यूरोप का देश है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम किस तरह का अपनाया जाता है, फिर इसके बाद में हम पुर्तगीज की बात करेंगे, पुर्तगाल की बात करेंगे, और अर्जेंटीना में किस तरह का अपनाया जाता है। और इससे नेक्स्ट वाली क्लास में भारत में जो आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो इजराइल और नीदरलैंड के बारे में बात करने से पहले आप सोचो कि हरियाणा को ही आप इजराइल समझ लीजिए। लगभग पॉपुलेशन हरियाणा से आधी है इजराइल की, 90 लाख पॉपुलेशन है। अपने यहाँ तो 2-2.5 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन पहुंची हुई है। तो हम समझने के लिए, इसको सिंपल वे में समझने के लिए आप ये सोचो कि हरियाणा के अंदर अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से 90, आज हमारे हरियाणा में विधानसभा की मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों पे चुनाव कराए जाएं, तो अगर अभी हम करा रहे हैं इसमें एफपीटीपी सिस्टम से, जो कि आप जानते हो, अगर हम हरियाणा के अंदर इजराइल या नीदरलैंड वाला तरीका अपनाएं तो किस तरह से देख पाओगे, आपको कैसे समझोगे उसको, उसको देखिए। तो हमारे हरियाणा में या फिर भारत में क्या होता है, पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव के लिए
विधानसभा का जो चुनाव होता है, जिसको आप एमएलए का चुनाव बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, इसको हम 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट देते हैं। यानी कि पूरे हरियाणा से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो चुन के आने हैं वो 90 विधानसभा में जाके बैठेंगे। अब इसको चुनने के तरीके कई हो सकते हैं, इसको चुनने के तरीके कई हो सकते हैं। तो इसमें से हम तरीका जो हम इजराइल और नीदरलैंड के अंदर जो तरीका अपनाया जा रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हरियाणा में हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो इजराइल और नीदरलैंड में अपनाते हैं वो करेंगे तो किस तरह से चुनाव होगा। हरियाणा में जो होता है वो तो आप जानते ही हो, पीटीपी सिस्टम से जो होता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे सामने है टोटल 90 कैंडिडेट को चुनना है, ठीक है ना। तो वो भी पीआर सिस्टम से चुनना है। तो हम ये क्या करेंगे, टोटल 90 सीटें हैं, तो हमने करना होगा इसके लिए कि पूरे हरियाणा को, एक तो हम क्या करते हैं 90 भागों में बांटते हैं जब हरियाणा में चुनाव होते हैं, ठीक है ना। 90 निर्वाचन क्षेत्र कर देते हैं और हर चुनाव क्षेत्र से एक एक कैंडिडेट चुन के आता है। अब ये सिस्टम होने वाला नहीं है। अब इसमें क्या होगा बेटा, अब इसमें होगा कि पूरे हरियाणा में को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा। 90 ना मान के पूरा हरियाणा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है ना। और एक निर्वाचन क्षेत्र है तो सब पार्टियां, भाई 90 आदमी चुन के आने, तो 90 आदमी आने ना चुन के, तो सब पार्टियों को ये इजाजत होगी, वो 90 कैंडिडेट अपने चुनाव के पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि भाई अगर मेरी पार्टी को, सब पार्टी यही सोच के चलेंगी कि 90 की 90 हम जीत के आएंगे। अगर मेरी पार्टी को 90 सीटें मिलती हैं तो 90 सीटें मिलने से पे कौन कौन कैंडिडेट होंगे उनकी वो लिस्ट पहले ही इश्यू कर देते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 लाइक वाइज 90 कैंडिडेट का लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे चुनाव से पहले। यहां तक बात समझ में आ गया? नो सर, एक बार समझा। हाँ कोई नहीं। जैसे कि चुनाव होना है, सोचो 24 मई को चुनाव होना है। 24 मई के चुनाव से पहले पूरा हरियाणा को हमने 90 को निर्वाचन क्षेत्र में ना करके पूरा हरियाणा ही एक ही निर्वाचन क्षेत्र है और पूरे हरियाणा में एक दिन ही चुनाव होंगे। और सब पार्टी क्या करेंगी, अपने कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर कर देंगी। तो डिक्लेयर करने का मतलब, सोचो कि बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी क्या करेगी, 24 तारीख को चुनाव है तो उससे पहले ही अपने 90 कैंडिडेट, अगर बोलो बीजेपी सोच रही है अगर हमारी पार्टी को 90 सीटें मिलती हैं तो कौन आदमी चुन के आएगा, उनके नाम पहले ही बता देती है कि ऐसे करके 1 2 3 4 ये हमारे नाम हैं, हम चुनाव में जीते तो हमारे ये 90 आदमी कैंडिडेट जो चुन के विधानसभा में बैठेंगे। अब हो सकता है किसी आदमी, किसी पार्टी को 90 नहीं मिले तो वो प्रायोरिटी पे ले लेंगे। जैसे नंबर 1 पे ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ किसी का नाम जगराम है, फिफ्थ पे रामनिवास है। तो क्या करेंगे, सोचो कि बीजेपी को 90 नहीं मिलके सिर्फ बीजेपी को 5% वोट मिले, तो अब वो क्या करेंगे, 90 नहीं मिले तो 5% मिले, तो ये पांचों कैंडिडेट जो सबसे ऊपर थे उनको 5 ही वोट मिले, इनको टोटल 90 में से, तो इनके 5 ही कैंडिडेट चुने हुए माने जाएंगे। सिमिलरली हर पार्टी ऐसे ही करेगी, अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी और जो जब वोट ऑफ परसेंटेज गिरेंगे तो जितना वोट ऑफ परसेंटेज जिस पार्टी को मिली उस हिसाब से उसके कैंडिडेट विनिंग डिक्लेयर हो जाएंगे। ऐसे मैंने बताया बीजेपी को 5 मिले तो कांग्रेस को हो सकता है वोट ऑफ परसेंटेज टोटल 90 में से 20 मिले, 90 की जगह आप मान लो कि 100 आदमी ही चुन के आने हैं,
ठीक है ना, 90 से आपको कैलकुलेशन में समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस को अगर 20% वोट मिले चुनाव वाले दिन, तो ये भी अपने इन्होंने भी 100 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, तो पहले 20 कैंडिडेट इनके जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे विनिंग। ऐसे ही हर पार्टी अपनी एक लिस्ट इशू करेगी और उस लिस्ट के अंदर जितना वोट ऑफ परसेंटेज जिस पार्टी को मिली उसके उतने ही कैंडिडेट ऊपर से प्रायोरिटी से ऊपर से टॉप से उठा लिए जाएंगे और वो विजयी घोषित हो जाएंगे। ये बात अभी थोड़ी समझ में आई? यस सर। हाँ, तो इसको कहते हैं पीआर सिस्टम, और ये इजराइल और नीदरलैंड के अंदर है। यानी कि पूरे हरियाणा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हैं जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, और 90 जगह के ऊपर अलग अलग कैंडिडेट खड़े करते हैं, हर पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ी करती है। लेकिन जब इजराइल वाला ये तरीका या नीदरलैंड वाला तरीका अपनाओगे तो पूरे हरियाणा को एक चुनाव क्षेत्र माना जाएगा, 90 ना मान के, और उसमें सब पार्टी अपनी लिस्ट पहले डिक्लेयर कर देंगी कि भाई अगर मेरी पार्टी को जीत हासिल होती है तो अकॉर्डिंगली वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से कैंडिडेट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर 90 कर दिए हैं, तो उस किसी को मान लो 25% वोट मिले तो उसके 25 कैंडिडेट विनिंग डिक्लेयर हो जाएंगे, किसी को 40% वोट मिले तो उसके 40 कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, किसी को 10% वोट मिले तो उसके 10, यानी कि 100 में से जिसको 10 वोट मिले तो 10 कैंडिडेट विनिंग डिक्लेयर, 5 कैंडिडेट अगर 5% मिले या 5 वोट मिले 100 में से तो 5 कैंडिडेट डिक्लेयर। बड़ा सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तो है आपके इजराइल और नीदरलैंड का पीआर सिस्टम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल और अर्जेंटीना में जो पीआर सिस्टम है, वही है, सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब आपने सिर्फ इतना देखना है कि अब तो हमने क्या किया था, पूरे हरियाणा को एक कॉन्स्टिट्यूंसी माना था, तब जाके आपने इसको समझा था किस तरह से पूरे हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए, हर पार्टी ने अपना हर पार्टी ने अपने 90 कैंडिडेट किए और जिसको जितना वोट ऑफ परसेंटेज मिला वो उतने ही उसके कैंडिडेट विनिंग डिक्लेयर कर दिए चुनाव इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट है पुर्तगाल और अर्जेंटीना में कैसे होता है। वहां पे सोचो कि हरियाणा में ही है, अब ये भी सोचो कि यहां से 100 ही कैंडिडेट चुन के आना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो आपके यहाँ पे सिस्टम है थोड़ा सा उसका पार्ट लिया। सोचो कि ये 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा की, ये 90 है, मान लीजिए, नहीं आप 100 मान लीजिए, ये 100 चुनाव क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसीज में पार्ट ये कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया चुनाव क्षेत्र में। अब यहां पर कैंडिडेट, मान लो कि यहां पर से कैंडिडेट चुन के आने हैं, सपोज करो ये कॉन्स्टिट्यूंसी ए है, यहां से कैंडिडेट 5 चुन के आने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बी है, यहां से कैंडिडेट चुन के आने हैं 20, ये कॉन्स्टिट्यूंसी सी है। इसको 100 नहीं मान के आप ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे लोकसभा के लिए 543 होते हैं ना, लोकसभा में हम लोग जो चुनाव के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव लोकसभा के होते हैं उसमें 543 कैंडिडेट को चुनते हैं, ठीक है ना। तो अब 543 कैंडिडेट कैसे चुनते हैं वो आप ये सोचो, आप इसको थोड़ा सिंपल और सिंपल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे आप समझ जाएं और अच्छे से। तो इसको समझने के लिए आप सोचो कि ये आपका पूरा ये इंडिया है,
इसको इंडिया मान लीजिए, हरियाणा मानने से आपको ये सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ये पूरा इंडिया के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया मान के चलते हैं। और इंडिया में भी चुनाव हो रहे हैं, किसके? लोकसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। और लोकसभा के चुनाव में हम सिस्टम अपना रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अभी तक तो हम अपनाते हैं एफपीटीपी सिस्टम, सर्वाधिक मजे मत वाले की विजय की। लेकिन अगर हम इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से कराएं, तो सोचो कि हरियाणा से हम आज के दिन 10 कैंडिडेट एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुन के आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यूपी से सोचो कि 80 चुन के आते हैं, इतने ही लाते हैं लगभग। तो हम क्या करेंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे हरियाणा से 10 है, तो यहां से हर पार्टी को इजाजत होगी वो 10 कैंडिडेट अब चुनाव के अंदर उतार पाए, ठीक है ना। हर हर पार्टी 10-10 कैंडिडेट, क्योंकि यहां से चुन के आने 10 कैंडिडेट है। अब यूपी बड़ा स्टेट है, वहां से 80 कैंडिडेट चुन के आने हैं, टोटल 543 चुनना है पूरे देश से। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 543 आते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए हो, ये पूरे हमने भारत माना है, इसको इंडिया माना। और इंडिया में लोकसभा के चुनाव के लिए 543 सीटें होती है। और 543 सीटों का बंटवारा किस तरह से है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। हरियाणा से 10 चुन के जाते हैं, यूपी से 80 चुन के आते हैं। कोई छोटा स्टेट है तो कम है, ठीक है ना। जैसे दिल्ली से है, वहां से शायद 7 चुन के जाते हैं। तो ऐसे करके टोटल पूरे देश से 543 चुनते हैं। तो ये चुनते हैं हम एफपीटीपी सिस्टम से। अगर आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनोगे तो हमें क्या करना होगा, 10 हरियाणा से 10 चुन के जाने हैं, तो हर पार्टी को 10 कैंडिडेट खड़े करने की इजाजत मिल गई हरियाणा से। ऐसे यूपी से कोई हर पार्टी 80 खड़ी कर सकती है, तो हर पार्टी अपने 80-80 कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा यहां पे किस पार्टी को कितना वोट ऑफ परसेंटेज मिला। जिस पार्टी को जितना वोट ऑफ परसेंटेज मिलेंगे, उसके उतने ही कैंडिडेट विनिंग डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें चुनना है वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से चुनाव होता है। तो ये आपका अपनाया जाता है अर्जेंटीना और उसके बाद में पुर्तगाल के अंदर। कहने का मतलब इसको जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है बहुत सारे में, ऐसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल में पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा जाता है। जबकि इसराइल और नीदरलैंड के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है। बस फर्क कितना है, तरीका वही है, सिंपल वही तरीका है जो आप पहले समझ पाए हो। क्लियर? यस सर। तो ये आपका हो गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, या आप इंग्लिश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इससे चुनाव दूसरे देशों में होते हैं, जैसे अपने देश के लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं। अब हमारे पास में आएगा, थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाता है, पी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो आपकी राज्यसभा के चुनाव में और राष्ट्रपति के चुनाव भारत के अंदर होते हैं, उसके बारे में हम कल वाली क्लास में बात करेंगे। अब हम एक आपको टर्म्स आगे जो आके, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, कुछ टर्म्स डिक्लेयर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। पहले से जानते हो थोड़ा सा, और आपको रिमाइंड ही कराना है। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। दोनों को थोड़ा सा टर्म को ही डिफाइन करना है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे आपने, भाई इसको समझने के लिए ये सोचो, हम आज के दिन, कोई ऐसा तो है नहीं, भारत की पॉपुलेशन आपको पता ही है कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो हर आदमी कानून बनाने के लिए जाके हम पार्लियामेंट में तो नहीं बिठा सकते पूरे देश की पॉपुलेशन को। तो जब आप पूरे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ये पीरियड चलता था ग्रीक टाइम में, जब बहुत ग्रीक, यानी कि आज के दिन जैसे कोई गांव है ना, उतने बड़े बड़े देश होते थे। तो वहां तो क्या था, आप पूरे गांव को बुला सकते हो जब भी कोई डिसीजन लेना होता है। डेमोक्रेसी का मतलब यही है, सबसे पूछताछ करके, सलाह मशवरा करके कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है ना। तो वो पॉसिबल कब था, जब छोटे छोटे देश होते थे, तो उस टाइम डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और डिफाइन करूंगा। लेकिन जब आज देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, तो उसमें सभी डिसीजन लेने के लिए हम पूरी जनता को एक जगह बैठा के नहीं ले सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो आज के दिन हम जो भी डिसीजन लेने का तरीका है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और क्लियर करते हैं, इस टर्म को डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चुनाव भारत में कौन कौन से होते हैं। सपोज करो, सपोज क्या, देखिए आप, लोकसभा का चुनाव है, हमें, मैंने जैसा बताया, सब 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं लोकसभा के चुनाव। तो इस चुनाव में आप सभी जनता, पब्लिक, जिसकी भी एज 18 ईयर्स हो चुकी है, इस चुनाव के अंदर, मान लो कि हरियाणा से मैंने जैसे अभी बताया, टोटल 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाने होते हैं। तो जब भी चुनाव होंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हरियाणा को पूरा 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है, और सबको वोट डालने का मौका मिलता है, और सब अपने जो भी कैंडिडेट पसंद का उम्मीदवार है उसको वोट डालते हैं। और उसके बाद में वोटिंग की काउंटिंग होती है, इलेक्शन कमीशन वोटिंग की काउंट कराता है, उसमें सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो खुद बैठते हैं वोटिंग को देखने के लिए, कोई धांधली तो नहीं हो रही काउंटिंग को देखने के लिए, साथ नहीं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, और जिसको जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है किसी एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो डिक्लेयर हो जाता है विनिंग कैंडिडेट। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है, यानी कि आप जिसको चूज करना चाहते हो उसको सीधा आपने वोट डाला, ठीक है ना, और आपको पता है कि आपने किसको वोट दिया, और ऐसे चुनाव के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो चुन के चला गया। तो ये तो हुआ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, ठीक है ना। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, या गांव के सरपंच का चुनाव हो, गांव के सरपंच के चुनाव में भी आप करते हो, यही करते हो, ठीक है। मान लो कि 5 कैंडिडेट सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हुए, तो आपको जो पसंद आया, आपने वोट डाला, और जिस जो पांचों में से सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले वो डिक्लेयर हो गया, इलेक्टेड हो गया। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव देखें, उपराष्ट्रपति के चुनाव देखें, या विधान परिषद के, हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, बड़े बड़े स्टेट में लाइक उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इनके अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। वो कैसे होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये 500, आपने 543 कैंडिडेट को चुना लोकसभा के लिए, ठीक है ना। और ये 543 कैंडिडेट, देखो डायरेक्ट क्या हुआ, आपने इन 543 को चुना लोकसभा के चुनाव में, ठीक है ना। और ये 543 कैंडिडेट जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो ये उस इलेक्शंस में भाग ले रहे हैं, ये वोट डालेंगे। तो आपके लिए क्या हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में आपने सीधे रूप से तो पार्टिसिपेशन नहीं किया, लेकिन
डेमोक्रेसी में एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल होगा। आपने वोट डाला, 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा, और ये 543 राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, और इससे राष्ट्रपति चुना गया। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। इनडायरेक्ट कैसे होगी? आपने कुछ लोगों का चयन किया, आपको फेथ था, उन लोगों को आपने चुन दिया, और ये अब जब राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तो इन्होंने वोट डाला। तो आप क्या हो गए? आपने पार्टिसिपेशन किया इलेक्शन में, लेकिन डायरेक्टली ना होके ये आपका पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल हुआ। क्लियर हो गया ये बात? इनडायरेक्ट क्या है? यस सर। हाँ, सिंपल है, कुछ इतना कुछ नहीं है, बस सिर्फ इसमें इतना ही है कि आपने सीधा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया राष्ट्रपति के में, लेकिन आपने किसी कैंडिडेट को चुना, और उस कैंडिडेट के लिए तो आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि आपने उसको चुन के भेजा और वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहा है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आप जानते थे, सिर्फ इतना ही हो सकता है कि आपको पता नहीं हो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। कोई बहुत ही डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं थी। अब एक सेकंड, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड के अंदर सबसे सर्वमान्य जो तरीका है। देखो, हर देश में शासन का अलग अलग तरीका होता है। कहीं पर राजा का शासन है ना, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, कहीं पर मिलिट्री का शासन है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, यानी कि कहीं पर जनता चुन के भेजती है जो सबसे टॉप लीडर है, जो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। कोई ऐसा देश हो सकता है वहां पर जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राजा है, राजा की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में राजा का लड़का उसका सक्सेसर बन के उस देश पे शासन करता है। कहीं पर क्या होती है, सेना शासन कर रही होती है। जैसे कि बीच में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटा के वहां पर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, जो कि राष्ट्र देश की सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने शासन को संभाला। तो कहने का मतलब हर कई देश, जितने भी देश है, उनके अंदर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी देश के अंदर प्रजातंत्र है, कहीं पर कम्युनिज्म है, कहीं के ऊपर मोनार्की सिस्टम है, कहीं पर राजशाही है, राजा का शासन है। ये तो आप जानते हो, अलग अलग तरीके से शासन होता है, ये तो पता है। बोलिए जल्दी। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कम्युनिकेशन में। अरे मैसेज कर सकते हो हर्ष राजपूत या सचिन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? प्रियंका, यस सर। तो बोल दिया करो बेटा, ताकि मुझे पता लगे कहीं नेटवर्क इश्यू तो नहीं है। तो आ, शासन करने के कई तरीके हैं। कहीं पर राजशाही है, कहीं पे मोनार्किकल सिस्टम है, कहीं पर जो है डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, कहीं पर सेना का शासन है, कहीं पर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी। मैं ये बताना चाहता हूं। अब क्योंकि सबसे बेस्ट जो माना गया है वो डेमोक्रेसी जो भारत के अंदर है, ठीक है ना, तो हर कोई देश, चाहे वो देश के अंदर जो देश का शासन है वो मिलिट्री का शासन कर रहे हो, तो हर कोई देश अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाना चाहता है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ज्यादातर देशों में है और सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुन के आई हुई सरकार है और जनता के लिए काम करती है। जनता जब चाहे उसको हटा सकती है। तो इस सिस्टम को सबसे बेहतर माना जाता है, डेमोक्रेसी को सबसे
अच्छी व्यवस्था माना जाता है। तो अच्छी है इस वजह से बहुत सारे देश जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, दे प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक, वो अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाना चाहते हैं। यानी कि चुनाव नाम के लिए ही सही, वो चुनाव कराना चाहते हैं। अब जैसे बात करें चाइना की, बात करें आपके रसिया की, तो वहां पर क्या है तो कम्युनिज्म, फिर भी चुनाव कराते हैं। अब वहां पर चुनाव कराने का फायदा क्या है ये बताइए। पूरे चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, ठीक है ना, रिपब्लिकन पार्टी, सोचो कि आप मान लो कोई एक ही पार्टी है, और चुनाव जब होंगे तो वो सिंगल पार्टी ही चुनाव में पार्टिसिपेशन करेगी, उसी को पार्टिसिपेशन करनी है। तो अब ये तो निश्चित है ना कि चुनाव के बाद में सरकार बनेगी तो उसी की पार्टी की बनेगी, क्योंकि है ही एक पार्टी। तो दिखाने के लिए तो ये चुनाव कराते हैं, लेकिन चुनाव कराने के लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, उसी को वोट डालना है। लाइकवाइज इन रसिया के अंदर भी यही है, वहां पर भी यही सिस्टम है। तो कहने का मतलब चाहे हम बात कर ले पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ कि 1999 की बात है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, उसको हटाकर परवेज मुशर्रफ जो देश के सेना के नायक थे, उन्होंने उनको हटा दिया और खुद देश के एक एग्जीक्यूटिव बन बैठे, प्रशासक, भाई मैं ही हूं सब कुछ। अब वो बनने बनने के बाद में बाकी देशों की तरफ से दबाव पड़ा कि आप देश के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो, आप तो चुन कर नहीं आए, आप चुनाव कराइए, अगर आपको बने रहना है तो चुनाव कराइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चुनाव करा देते हैं। और तो उन्होंने कहा चुनाव करा देते हैं, और चुनाव जो कराए गए वो इतना मतलब उसके अंदर लोगों को, हर आदमी को वोट डालने का मौका नहीं मिला। ना वो ट्रांसपेरेंट चुनाव थे, ठीक है ना, पारदर्शिता नहीं थी। जैसे कोई एक इंडिपेंडेंट जो बॉडी चुनाव कराती है, जैसे भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन था वो भी वहां का इंडिपेंडेंट नहीं था इतना। तो उसने पूरा का पूरा वो जो वहां के सेना के नायक थे परवेज मुशर्रफ, उसके फेवर में काम किया। तो जब वोट का रिजल्ट आया, उसको भी काफी मैनिपुलेटेड करके, यानी कि जब चुनाव हुए तो उसके अंदर जैसे भाई हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को हिस्सा लेने का मौका मिले, उन्होंने क्या कर दिया, सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो राष्ट्रपति के चुनाव को उन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा दिया। उससे पहले वो सत्ता छीन ली। जो प्रधानमंत्री बने हुए थे चुनाव से आकर नवाज शरीफ, उनको हटा दिया और उसको सोचो कि बंद कर दिया जेल में, और उसके बाद में खुद देश के एग्जीक्यूटिव बन बैठे। जब दूसरे देशों की तरफ से दबाव बना कि आप चुनाव कराइए, तो उन्होंने चुनाव का एक नया तरीका निकाला। समझाने के लिए आपको क्लियर बता देता हूँ चुनाव का क्या तरीका निकाला। 99 से वो बैठे हुए थे, देश के शासक बने हुए। 99, 2000, 2001, 2001 में उन्होंने क्या किया कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, देश की जनता में से ये बताए कि कितने मेरे फेवर में हैं और कौन मेरे अगेंस्ट में है। तो कहने का मतलब वो चुनाव तो नहीं कह सकते क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा पार्टी नहीं थी, कोई नहीं। सिर्फ ये पूछा गया, हाँ ना में जवाब दीजिए कि मुझे कंटिन्यू एज ए राष्ट्रपति बने रहना चाहिए आगे या नहीं। तो इसके अंदर कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और उसके बाद में डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि भाई ज्यादातर जो देश की पॉपुलेशन है, वोट ऑफ परसेंटेज इस फेवर में आया है कि मुझे राष्ट्रपति बने रहना चाहिए यहाँ का। तो मीडिया को भी आजादी नहीं थी वहां पर, कैसे वोट पड़े किसी को दिखाने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, ना किसी को दूसरी पार्टी के लोगों को
भाई कैसे वोट डाला, कितने परसेंटेज आए, कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा माने जाने वाला तरीका है। और जो देश डेमोक्रेटिक नहीं है वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाना चाहता है, बस सिंपल। तो उसका एक एग्जांपल हमने पाकिस्तान का लेकर समझाने की कोशिश की आपको। जैसे पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ की चुनी हुई सरकार को परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया, और फिर उन्होंने अपने नाम मात्र के लिए अपने फेवर में एक कह सकते हो कि उसको किस नाम से बोला जाए, रेफरेंडम करा दिया बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेफरेंडम करा दिया कि यस और नो में मेरे को वोट डालिए कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो उसके बाद में बस एक दिन बता दिया कि भाई ज्यादातर देश के लोगों ने ये कहा है कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये कोई चुनाव का तरीका नहीं हो सकता, राइट? समझ गए? तो आज हमने, हाँ, आज हमने दो तीन चीजें करी। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। दूसरा हमने देखा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इजराइल में और नीदरलैंड में किस तरह से अपनाया जाता है। और दूसरा इसी का एक दूसरा रूप जो पुर्तगाल के अंदर और अर्जेंटीना में किस तरह से अपनाया जाता है। ठीक है? और भारत के बारे में, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, पीआर सिस्टम, नेक्स्ट वाले कल वाली क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, उपराष्ट्रपति के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव में जो हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाते हैं वो किस तरह की है, वो कल करेंगे। ठीक है? तो नाउ यू आर अलाउड टू एग्जिट। और इसके नोट्स आपका मैंने ग्रुप बना रखा है सभी लड़कों का जो यहाँ पर है। आप मेरे को बता दीजिए अगर उसमें कोई नहीं है तो। पीछे वाले नोट सभी के कंप्लीट हो गए बेटा? यस सर। हर्ष राजपूत, सचिन, हाँ। हो गए? चलो ठीक है। ठीक है, आप एग्जिट की कर सकते हो। अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया बेटा, 9:15 पे दूसरा क्लास।